नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां देर रात तक बैठक चली है। बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक है, जिसमें दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक बेहद अहम इसलिए भी मानी जा रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक का हिस्सा रहे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। फिलहाल बैठक का एजेंडा क्या था, अब तक ये सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि बैठक में तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की उच्च स्तरीय ये बैठक है, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से इस बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में थे और इसी के साथ साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी जो कह सकते हैं कि तमाम पहलुओं पर चर्चा, उच्च स्तरीय बैठक थी, तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी है, विचार विमर्श होना है। इधर राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पेपर लीक मामलों में ईडी ने 28 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। करोड़ों के लेन देन के मामले में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। राजस्थान में ईडी की छापामार कार्रवाई पर सीएम गहलोत ने कहा है कि राज्य में घुसने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तड़प रहा है। पहले कर्नाटक में केंद्र सरकार ने ईडी को भेजा, अब राज्य में चुनाव है तो ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम बातें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते नजर आए हैं। तो राजस्थान में पेपर लीक मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन की शिकायत के बाद ईडी ने 28 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तो राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है। ये भी कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां विधानसभा चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भेजा जाता है। पहले कर्नाटक में ईडी को भेजा गया था, अब राजस्थान में चुनाव है तो यहाँ पर ईडी को भेजा गया। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि हम ईडी का स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक द्वेषता के तहत कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो पेपर लीक मामले पे आपको बता दें कि कल ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। तमाम जो पेपर लीक से जुड़े आरोपी थे, जिन पे शक था, उन तमाम आरोपियों के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। इधर राजस्थान कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, जहां सीएम आवास पर लगभग 6:30 बजे शाम को कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच ईडी ने जिस तरीके से छापामार कार्रवाई की है और उस सिलसिले में भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो फिलहाल जो खबर है वो ये, आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होनी है। ईडी की छापामार कार्रवाई के बीच सीएम ने इस बैठक को बुलाया है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की जानी है। तो कैबिनेट की बैठक में करीब 8 एजेंडे रखे जाएंगे, जिसमें 5 विभागों के कुल 8 एजेंडे शामिल हैं। आमजन से जुड़े फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। इधर कैबिनेट बैठक के ठीक बाद मंत्री परिषद की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इधर दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां 11 जून को रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली होनी है। मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आपका ये अभियान है। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी का ये डोर टू डोर कैंपेन है। सोमवार से आम आदमी दिल्ली में कैंपेन शुरू किया हुआ है। तो गोपाल राय आज डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मंत्री गोपाल राय। सिविल लाइन इलाके में इस कैंपेन में हिस्सा लिया जाएगा। तो मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है।
इससे पहले आपको बता दें कि सिविल लाइन इलाके में कैंपेन में हिस्सा लिया जाएगा। मंत्री गोपाल भार्गव जो है हिस्सा लेंगे। डोर टू डोर कैंपेन चलाने की बात कही गई है। इधर यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है, जहां एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को कई फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ बरामद किया है, उनको पकड़ा है। बॉर्डर क्रॉस से फर्जी आईडी बनवाने के तहत ये कहानी बताई गई थी। बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। घुसपैठियों के आगे पुलिस का खुफिया नेटवर्क भी फेल साबित हो रहा है। चूंकि अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर भारत में दाखिल हुए बांग्लादेशी पिछले 10 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमते हैं। मेरठ के धीरखेड़ा में शनिवार देर रात एटीएस ने ऐसे ही 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जो कि फर्जी आईडी बनवाकर बहुत लंबे अरसे से यहां पर रह रहे थे। तो फेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद किए गए। कहा जा रहा है कि लगभग 10 साल से ये तमाम जो आरोपी हैं वह भारत में छुपे हुए थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे, लेकिन इनका कोई पता नहीं लगा पा रहा था। तो खास बात यह है कि कई फेक डॉक्यूमेंट्स भी इन 4 बांग्लादेशी नागरिकों से बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर है ये मेरठ से, जहां कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ इन 4 बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी बात यह है कि लगभग 10 साल से ये भारत में ही रह रहे थे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, और एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य ये घूमते फिरते थे। लेकिन किसी को भी इल्म नहीं हुआ कि ये इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है, जबकि बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। तो किस तरीके से घुसपैठिए भारत में लंबे अरसे से बैठे हुए हैं। लगभग 10 साल से आपको बता दें कि अपनी पहचान छुपाकर भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रह रहे थे। इधर पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए हैं 200 मछुआरे। रिहा होने के बाद सभी मछुआरे वडोदरा पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की जेल से रिहाई के बाद 200 मछुआरे गुजरात पहुंचे हैं। मछुआरे जब तड़के वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने इन मछुआरों को 2019 और 22 के बीच अरब सागर में गुजरात तट से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में पकड़ा हुआ था। वहां से पकड़ा था, तब तक वो जेल में बंद थे। अब अच्छी बात यह है कि इन तमाम मछुआरों को, जिनकी संख्या लगभग 200 बताई जा रही है, इन मछुआरों को अब आजाद कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की जेल से 200 मछुआरे रिहा हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में दाखिल हो गए थे अरब सागर में। तब पाकिस्तान की सेना ने इनको पकड़ लिया। इसके बाद लगभग 2 से 3 साल ये पाकिस्तान की जेल में रहे थे, अब इनको रिहा किया गया है। उसी के साथ साथ जब अपने देश लौटे, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, तस्वीरें दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हैं हम। गुजरात में मच्छी मारने आए थे, वहाँ से पकड़े गए। किसने पकड़ा आपको? हम लोग को पाकिस्तानी नेवी ने पकड़ा और उसके बाद में फिर वहाँ से हमको लेके गए कराची। अभी हमको 3 साल हो गए, तभी जाकर छोड़ा। ट्रेन से आए, उसके बाद में वहाँ से फिर बाघा बॉर्डर से हम लोग बॉर्डर से रास्ते अभी यहाँ पे आए हैं, वडोदरा में आ गए हैं। और कौन सा साल था ये? दरिया किनारे से पकड़ा रही है અને સાલની વાત है 17/3/2021। किन्होंने आपको पकड़ा था और किस तरह आप वापिस आए? और कराची के लेवी ने पकड़ लिया था। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है भारत आके वापस 3 साल के बाद आया हूँ। किस तरह आपको वहाँ पे पकड़ा गया था पाकिस्तान में? मच्छी पकड़ रहे थे, इसमें पकड़ लिया। कौन सी जगह थी ये? हमारे अपना एरिया में, अपने समुद्र में। इधर से उन लोगों का जा के पकड़ के ले गया।
इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला अस्पताल से 3 साल की बच्ची गायब हो गई। पूरा जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया है। जिला अदालत में मां के साथ 3 साल की बच्ची लापता हुई है। परिजनों ने आसपास काफी तलाशी भी की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इधर बाद में अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर बच्ची एक महिला के साथ दिखाई दी है। अस्पताल से बच्ची गायब होने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया है। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मां अफरोजा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ बच्ची को अगवा करना और उसका केस दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस अस्पताल के बाहर अलग अलग रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अब खंगाल रही है। तो फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बच्ची अपनी मां के साथ अस्पताल में गई थी। ये मुरादाबाद की तस्वीर, जहां एक बच्ची गायब हो जाती है। ये आज दिन का मामला है। एक महिला अपनी छोटी बच्ची लगभग 3-3.5 साल की थी, उसको लेके हॉस्पिटल आई थी और उसके बाद वो लड़की वहीं से खेलते खेलते वहाँ से कहीं गुम हो गई। उसको ढूंढवाया जा रहा था और इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग धारा 363 IPC के तहत पंजीकृत किया गया है और उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इधर बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 101 शवों की पहचान होना अभी बाकी है। 55 शवों को परिजनों को अब सौंप दिया गया है। 900 घायल डिस्चार्ज हो गए हैं। 200 लोगों का इलाज जारी है। तो भीषण हादसा बालासोर में हुआ। 101 शव ऐसे अभी भी हैं जिन्हें दरकार है कि उनके परिजन पहचाने, उनको लेके जाएं, लेकिन अभी भी 101 शवों की पहचान नहीं हुई। 900 जो घायल हैं उनको डिस्चार्ज किया गया है। 200 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तो बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चूंकि तस्वीरें कितनी मार्मिक सामने आ रही थी, आपको याद होगा किस तरीके से पिता अपने बेटे की तलाश कर रहा था, लाशों के ढेर से अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि 101 ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी भी मोर्चरी में बांट जो रहे हैं उनका शव। इस तरीके से उनके परिजन उनको लेके जाएं। 101 शवों की अभी भी पहचान होना बाकी है। हालांकि 55 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगी ममता बनर्जी, जहां कटक और भुवनेश्वर जाएंगी ममता बनर्जी। अस्पताल जाकर घायलों के साथ मुलाकात होगी। मृतकों के एक परिजन को बंगाल सरकार को नौकरी दी जानी है, तो बंगाल में आपको बता दें कि नौकरी मिलेगी। इसी के साथ गंभीर रूप से जख्मी परिजनों को भी नौकरी की पेशकश यहां पर ममता बनर्जी करेंगी। तो बंगाल सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल जाकर ममता बनर्जी घायलों से मुलाकात करेंगी, उनका हालचाल जानेगी और न सिर्फ हालचाल जानेगी बल्कि बंगाल सरकार की ओर से जो घायल हैं उनके परिजन, उनमें से किसी एक को नौकरी की पेशकश भी यहां पर ममता बनर्जी करने जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि बालासोर ट्रेन हादसा जब हुआ था, तब ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और सीधे सीधे रेल मंत्री जब उनके सामने खड़े हुए थे, तब ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सामंजस्य का अभाव है। इसी के चलते बड़ा हादसा हुआ। एक बार फिर से ममता बनर्जी, देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी आपके सामने, किस तरीके से ममता बनर्जी पहुंची हुई थी बालासोर और अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद थे, रेल मंत्री। तब उन्होंने साफ तौर पर कई सवाल यहां पर खड़े किए थे। इसी के साथ साथ मंत्री से इस्तीफे की पेशकश की थी। इधर 6 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। करौली जिले के हिंडौन शहर में प्रशिक्षण शिविर में 40 साल से कम आयु वालों को प्रशिक्षण शिविर दिया जाना है, जिसमें स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देंगे संघ प्रमुख। तो बड़ी खबर है, जहां 7 जून तक प्रशिक्षण शिविर में मोहन भागवत मौजूद होंगे। 8 और 9 जून को उदयपुर दौरे पर होंगे संघ प्रमुख। संघ शिक्षा के प्रशिक्षकों से भागवत की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, 7 जून तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। मोहन भागवत खुद यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। 8 और 9 जून को उदयपुर के दौरे पर भी होंगे संघ प्रमुख। तो संघ शिक्षा के प्रशिक्षकों से भागवत की मुलाकात होनी है। राजस्थान का दौरा है और आपको याद होगा, जहां पर भी विधानसभा चुनाव होते हैं, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, मोहन भागवत अपनी
मौजूदगी जरूर दर्ज कराते हैं। तो फिलहाल प्रशिक्षकों से मुलाकात मोहन भागवत की बेहद अहम होगी। राजस्थान के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं, जहां खुद वो प्रशिक्षण देंगे। 9 जून तक राजस्थान के दौरे पर संघ प्रमुख रहेंगे। इधर दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। 4 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जाफराबाद इलाके में यह फायरिंग की घटना घटी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जाफराबाद के इलाके में, जाफराबाद जो कि दिल्ली का इलाका, यहां पर एक बड़ी घटना, फायरिंग की वारदात यहां पर हुई है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। किस मकसद से फायरिंग की गई है, इसका पता लगाया जा रहा है। जाफराबाद इलाके में ये फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग की घटना हुई और 4 लोग इस बीच घायल हुए हैं। लोग कौन थे, किस मकसद से फायरिंग की गई थी, इनकी तलाश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार लगभग 4 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। इधर भागलपुर जो पुल हादसा हुआ था, उसमें बिहार सरकार की कार्रवाई सामने आ रही है। इंजीनियर को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी को इस बाबत नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर है ये, जहां भागलपुर पुल हादसे पर अब संज्ञान लिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत किस तरीके से गरमाई थी, आपको याद होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि पुल ठीक नहीं था, इसीलिए इस पुल को गिरवाया गया। लेकिन अब यहां पर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। तो 1700 करोड़ की लागत से जिस पुल का निर्माण किया जा रहा था, वो 9 साल से भी अपने बनने की बाट जो रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से परसों गिरा था, सभी ने देखा था। इससे पहले भी आपको बता दें कि 14 महीने पहले भी पुल का एक बड़ा हिस्सा जर्जर होकर गिर गया था। देखिए तस्वीरें लगातार उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये पुल किस तरीके से गंगा में समा गया और गंगा में इसकी समाधि हो गई। तो बड़ा हिस्सा इस पुल का। बड़ी बात यह है कि इसे सीएम का, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया। लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरीके से जल समाधि ले लिया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1700 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण काम किया जा रहा था। और जब सवाल पूछे गए विपक्ष की ओर से, मीडिया की ओर से, तब आपको बता दें सरकार कहती नजर आई कि इसकी जांच की जाएगी। इधर खबरों में आगे बढ़ती हुई बात सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जहां पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों देशों में 3 समझौतों पर भी सहमति बनी है। द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा की जा रही है। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो पे देखिए किस तरीके से एक बड़ा सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से मुर्मू को, राष्ट्रपति जी को नवाजा गया। की सुंदरता, विविध प्रकार के पौधे और वन्य जीव तथा शुद्ध हवा के प्रभाव से एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है। हालांकि जिस चीज में वास्तव में मेरा दिल जीता है, वो है सूरीनाम के लोगों की विविधता। आप सबका स्वागत, स्नेह और उत्साह। विविधता के लिए प्रसिद्ध भारत तथा सूरीनाम के लोगों में इतनी समानता है, दोनों देशों के लोग सहजता से घुल मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर जनता दरबार लगा हुआ है। देखिए लोगों की समस्याएं किस तरीके से सुन रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।